26/11 की बरसी पर 26/11 की बरसी पर वैसा ही क्राइम दोहराने, और वो एक ट्रक में छिप के जा रहे थे और उसमें बहुत सारा एम्यूनिशंस लेके जा रहे थे, आर्म्स एम्यूनिशंस, और उनको रोका गया। जैसे ही रोका गया, अंदर से फायरिंग शुरू हुई। उसका ड्राइवर पहले भागा, ट्रक का ड्राइवर भागा, तो इनका संदेह पूरा तरह से पुख्ता हो गया कि हाँ, इसी में है। उसके बाद घेर लिया गया उसको। उसको नोटिस दी गई माइक पर कि सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, फायरिंग शुरू कर दिया। अभी थोड़े ही समय पहले की बात है, माने अभी जो 26 बीता है उसके 2-3 दिन पहले की बात है। तो और ये ट्रक में आ रहे थे, और ट्रक में इन्होंने पूरा वो सैंड की बोरियां, गिट्टी की बोरियां लगा रखी थी, जिससे उधर से फायरिंग हो तो उसको रोक ले। और तब उन्होंने फायरिंग शुरू की, और फिर जब हमारी सेना को लगा कि कोई और उपाय नहीं है, कुछ और नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसने एक्सप्लोसिव से पूरे ट्रक को उड़ा दिया, और वो मारे गए अंदर जो टेररिस्ट थे। और ढेर सारा एम्यूनिशन, AK-47, 11 AK-47, 4 लोग थे लेकिन 47 AK-47 11, और बहुत सारा एम्यूनिशन। और तो ये अब ये कैसे पता लगता है कि आ रहे हैं? कैसे पता? यही साइबर सेल जो है ज्यादातर मामलों में यही पता लगाता है, या कोई इनपुट होता है, डिटेक्टिव इनपुट, जो हमारे डिटेक्टिव हैं वो बताते हैं इनको। तो वो इनपुट होता है, उसके आधार पर पकड़े जाते हैं। लेकिन साइबर सेल बहुत सारी सूचनाएं इस तरह की देता है। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में जो बनी, उसमें ये सब किया गया कि इस तरह का कुछ भी होता है तो फिर खास करके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब वो नहीं डिफेमेशन और कॉपीराइट इन्फ्रिजनमेंट, ये सब नहीं, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है वहां कि किस तरह से किया जाए इसको, कैसे। तो ये और जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर, इसमें भी कई बार फ्रॉड्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो भी रिलेटेड है। डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, ये भी इससे साइबर लॉ से रिलेटेड है। डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को इन्वेज करना, और खास करके इंटरनेट पर प्राइवेसी को इन्वेज करना, दैट इज ऑल्सो अनलॉफुल एक्टिविटी। और उसको, और डेटा, आपका कोई भी डेटा है, कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर में है, आपने उसको रखा हुआ है, उसको अगर कोई चुराए, तो ये सारा, इसको कैसे रोका जाए और किस तरह से किया जाए। तो जो आईटी एक्ट 2000 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें साइबर क्राइम को डिटेल में नहीं किया गया है एक्सप्लेन, उसको डिफाइन भी नहीं किया गया है कि कौन कौन सा है जिसको हम साइबर क्राइम मानेंगे। लेकिन इन बहुत सारे कानूनों को जो अभी मैंने आपको बताया, फ्रॉड, कॉपीराइट इन्फ्रिजनमेंट, डिफेमेशन, हैरेसमेंट, एटसेट्रा, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ट्रेड सीक्रेट्स, तो ये सारी की सारी चीजें कवर होती हैं। और बहुत सारे कानूनों का जो उल्लंघन होता है, जो इंटरनेट के माध्यम से, वो सब साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं। ये सब साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं, और यही है साइबर साइबर लॉज इन इंडिया। यही है जिसको
ठीक है, कहीं किसी को कोई शक, शुबहा, संदेह, डाउट? स्वीकृति, बताओ, कोई डाउट है? नो सर। नहीं, जीवन में कोई डाउट नहीं है। जीवन में या बहुत है सर। जीवन में बहुत है, सिलेबस में नहीं है। तो देखिए, मैं आपको जो बता रहा था, ये मीडिया लॉज एंड एथिक्स जो आपका पेपर है, ये इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं। डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारा इंपॉर्टेंट, मतलब जो यूनिट 1 है, ये इसमें सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है जो फाइनल एग्जाम होगा। और यूनिट 2 में कॉपीराइट एक्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉपीराइट एक्ट ऐसे तो है बहुत पुराना, 1957 का, लेकिन उसमें कुछ और चीजें बाद में जोड़ी गई हैं। इसी तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, पीसीआई, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है आपका, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बाकी तो हैं वैसे ही है, प्रसार भारती, सिनेमेटोग्राफी, केबल टीवी नेटवर्क वगैरह, तो खैर अब बहुत वो हो गया, पुरानी चीजें हो गई। इसमें यूनिट 4 में एफडीआई है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और क्या है आपके इसमें, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ये है। और एथिक्स, एथिक्स को तो देखिए, हर यूनिट से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, हर यूनिट से। तो एथिक्स इन मीडिया, इसमें से आप पूरा पढ़ें, क्योंकि एथिक्स जो है, अभी हम लोगों ने जो साइबर लॉज इन इंडिया किया है, वो एथिक्स का ही पार्ट है कि व्हाट पीपल शुड नॉट डू, डूज एंड डोंट्स। तो ये भी है, और ये तो लेकिन पूरी तरह से लॉ है, साइबर लॉ है, तो एथिक्स से और आगे बढ़ के है, लेकिन ये भी उसी में रखा गया है, एथिक्स में ही रखा गया है। तो एथिकल पार्ट मान के कि हाँ, ये सब नहीं करना चाहिए, तो ये है। तो इसमें से अभी जो मैंने बताया, इसमें से कोई ऐसा लगे आपको जिस पर कुछ पूछना हो, और कहीं कोई डाउट हो किसी को, पढ़ने के दौरान कोई डाउट अगर आया हो, बिकॉज टुडे इज योर लास्ट क्लास, मीडिया लॉज और एथिक्स की लास्ट क्लास है आज आपकी। तो इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो उसको क्लियर हम लोग करते चलेंगे। कहीं कोई भी सिलेबस तुम लोगों के सामने अगर है तो एक बार सिलेबस देखो, उसमें से कहीं कोई डाउट अगर हो तो हम लोगों के पास अभी 10 मिनट टाइम है, वी हैव 10 मिनट्स इन हैंड, और इन 10 मिनट में हम लोग, आपकी कोई डाउट्स हैं तो उसको क्लियर कर सकते हैं। प्रज्ञा, यस सर। बताओ, जीवन में क्या समस्या है, बताओ। सर जीवन में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन बहुत, एक मेरा इससे क्वेश्चन है। हाँ। सर मोस्टली जो गर्ल्स होती है, वो जितने भी सोशल मीडिया, जितने भी एप्लीकेशंस है, तो आई थिंक वहाँ पर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, आई थिंक एवरीवन, सेक्सुअल अब्यूज या फिर हैरेसमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें फेस करती है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर आप इस चीज के विक्टिम हो, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए? पहला क्योंकि फिर स्टेप, हाँ, बोलो पहला बोलो स्टेप बोलो। तो सब लोग ये लेते हैं कि ब्लॉकिंग करते हैं, बट हम्म, ब्लॉकिंग इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, राइट? ट्रू, ट्रू, I agree with you. No, the first thing,
if it's a continuous process, say if it is continuous process and you are facing it from time to time, then what one should do is go to the police station, lodge a FIR that this is happening with me, this is happening with me. They will transfer that FIR to cyber cell, and cyber cell will try to locate the source or origin of the content, whatever content you are receiving, origin of the content, from where it was originated, who is doing it. अब देखिए, कोई भी कंप्यूटर है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। कोई भी कंप्यूटर है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस जो है उसी कंप्यूटर का होता है। वो खास कंप्यूटर है, उसी का एड्रेस है वो। एंड यू कैन लोकेट इट। लोकेशन उसका मिल जाएगा कि कहां से है और किसका है। मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर खरीदा, उस कंप्यूटर की बिलिंग वगैरह उसके नाम से हुई है, तो वहां से पता लग जाएगा। अगर नहीं खरीदा है तब भी लोकेशन पता लग जाएगा कि वो है कहाँ कंप्यूटर। वो आईपी एड्रेस उसका जो है, उससे लोकेशन पता चल जाएगा। तो उससे उस आदमी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, हु इज डूइंग दिस। नाउ the police will go there and the police will arrest that person and initiate the case. But yes, इसमें थोड़ा सा तो ये है जरूर कि फिर आपको आपसे भी पूछताछ होगी, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस एड्रेस पर आ रहा है। They will try to find out the IP address from your computer, either your computer or mobile, whatever. तो उससे वो देखने की कोशिश करेंगे कि वो आ कहाँ से रहा है, किस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है। तो और फिर उसको वो पकड़ेंगे। तो सबसे तो मतलब जो आसान तरीका है वो यही है कि आप जैसे ही एक एफआईआर करते हैं तो वो साइबर सेल को, बिकॉज द जनरल पुलिस इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू टैकल साइबर क्राइम्स। They are not competent enough because they are not techno savvy. We cannot expect them that they will be doing all these things and they are techno savvy. तो जो इस टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, ऐसे साइबर सेल्स बनाए गए हैं। जैसे दिल्ली में भी साइबर सेल है, और वो साइबर सेल जब आप कोई भी ऐसा होता है तो वो रेफर करते हैं साइबर सेल को, और साइबर सेल फिर उसको, इसमें ये भी हो सकता है कि आपके, जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन पर आपके पास आ रहा है इस तरह का, और कई बार होता है कि वो नंबर आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे। नंबर को भी हाइड करने का प्रोविजन है। आपके पास कॉल तो आएगा लेकिन आपके पास नंबर नहीं, उस पर कोई नंबर नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके स्क्रीन पर। ऐसा भी होता है। ऐसा अगर है, जैसे कई बार बिजनेस के उस पर नंबर लिया जाता है, कोई मतलब बिजनेस अकाउंट के नाम पर नंबर लिया जाता है, तो वो नंबर रिफ्लेक्ट कई बार नहीं होता है। अगर आप इफ यू रिक्वेस्ट देम तो नहीं होता है। अब फिर आप उसको सर्विलांस पर, अपने सर्विलांस पर वो डालेंगे, और जब भी इस तरह का आएगा कॉल तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये सारे तरीके हैं उसके, और कंप्यूटर में तो आईपी एड्रेस से वो पता लग जाता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर खोता है ना, अगर किसी का कंप्यूटर चोरी चला जाए, खो जाए, उसका भी पता आईपी एड्रेस से ही लग जाता है कि कहाँ है वो कंप्यूटर, अभी कहाँ से फंक्शन कर रहा है। तो ये तरीका है। दिस इज द ओनली वे आउट, बिकॉज ऑन योर ओन यू कैनॉट डू मच। आप चाहें कि खुद से पकड़ लें उसको और पनिश करें तो वो संभव नहीं होता है कई बार। तो ये है तरीका।
जी, और किसी को कुछ पूछना है? नाउ वी हैव 5 मिनट्स टू गो। सर एक और क्वेश्चन है। सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी को मेंशन किया गया और अगर किया गया है तो उसके कौन-कौन से प्रोविजंस हैं? इमरजेंसी को किया गया है। इमरजेंसी के 3 प्रोविजंस हैं। एक तो है जनरल इमरजेंसी। देखिए, इमरजेंसी जब लगाई जाती है, आपके इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह है, आपके सिलेबस में, ये मीडिया लॉज में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फर्स्ट यूनिट में। तो जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो इमरजेंसी कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 356 में ये बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और उसमें इमरजेंसी लगाने का एक है जनरल इमरजेंसी, ये कि देश में टर्मोइल हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फेल होने लगे। अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, और इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, गवर्नमेंट के द्वारा, राष्ट्रपति उसको साइन करते हैं, तो फिर इमरजेंसी लगती है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये सस्पेंड हो जाता है। बाकी जितने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे सस्पेंडेड हो जाते हैं। यू कैनॉट, एंड you cannot, in that condition you cannot criticize the government, you cannot criticize the policies of the government जब तक इमरजेंसी लगी हुई है। हम लोग एक इमरजेंसी जो झेल चुके हैं, 1975 में लगी थी, वो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। दूसरा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगे। अब होता क्या है कि ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग पैनिक में आ जाते हैं, और पैनिक में आने के बाद एकदम से वो लूटपाट मचने लगेगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति को टैकल करने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। एक और है जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्म रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन मतलब कि ऐसा कोई ग्रुप या कोई संस्था इस स्थिति में आ जाए कि हथियार लेके, पूरी तरह से आर्म्ड होके, और वो सरकार को टॉपल करने की स्थिति में पहुंचे। जैसे मान लीजिए नक्सल ग्रुप है, नक्सलाइट्स। If they decide one day that, okay, let us go and invade the parliament and kill all the ministers, और मान लीजिए वो बढ़ रहे हैं और बहुत, लेकिन ये स्थिति है जो बहुत खराब स्थिति होनी चाहिए। ये छोटे मोटे लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम पर नहीं लगाई जाती है इमरजेंसी। आर्म्ड रिबेलियन हो तो इतना बड़ा हो जिससे कि पूरा खतरा हो गया हो कि सरकार को वो गिरा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है, ठीक है। दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे, कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे हम पर, और ऐसी स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में कि पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा आगे चल के। जैसे मान लीजिए कि इंडिया पर कोई आक्रमण कर दे और वो आगे बढ़ता चला जाए, हमारी टेरिटरी को जीतता चला। अब ऐसी स्थिति अगर आए और लगे कि इसको रोकने के लिए इमरजेंसी लगाना
जरूरी है तो उसमें भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये सारे प्रोविजंस है इमरजेंसी लगाने के, लेकिन वास्तव में इमरजेंसी लगाने जैसी स्थिति बहुत खास परिस्थिति में आती है, बहुत एकदम से इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, इन स्पेशल सिचुएशन। 1975 में भी जो इमरजेंसी लगी थी वो इमरजेंसी लगाने जैसे हालात नहीं थे। इंदिरा गांधी wanted to save her chair and that was the only objective, to impose emergency on the nation. That was the only objective. The situation was not like that. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को खारिज कर दिया था।